इन दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। मैं आशा करता हूँ सर बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है, बिल्कुल जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मॉडल पेपर है वो हम लेकर आए हैं। क्योंकि अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और मॉडल पेपर के बारे में ही न पता हो तो मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम देना। तो एक आइडिया हमें मिल जाएगा इस मॉडल पेपर के थ्रू कि आखिर हमारा जो पेपर है वो कैसे आने वाला है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हाई स्कूल कक्षा 10 का है, वो मॉडल पेपर जो सब्जेक्ट है आपका हिंदी। कल हम एक और सब्जेक्ट लेकर आएंगे, आज अभी हम हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे। रोज एक एक सेट में लेकर आऊँगा। हाँ, रही बात हिंदी का, तो देखो बच्चे, हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया तो इसका मैं सलूशन नहीं करा सकता क्योंकि मुझे छोड़े बहुत टाइम हो गया इसको। हाँ, रही बात मैथ्स का, मैथ हो गया या फिर आपका साइंस हो गया, तो इसका सलूशन मैं डेफिनेटली आपको करा दूंगा। सारे के क्वेश्चन का सलूशन मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन आज जो हम देखने जा रहे हैं कि पेपर कैसा आएगा और इसका डिस्कशन कैसा होगा। जल्दी से वीडियो खत्म कर लेते हैं। वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, देखो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पता है क्या करना है, बिल्कुल जैसा कि आप लोगों ने कर लिया। थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो समय है वो है आपका 3 घंटे 15 मिनट। तो 3 घंटे तो आपको पेपर करने के लिए दिए जाते हैं और 15 मिनट जो होता है कि पेपर को आसानी से आप पढ़िए। कभी भी याद रखिएगा, कभी भी आपको पेपर मिले जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से पेपर को पढ़िए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब पेपर को हम पढ़ते हैं तो उसमें से अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत सारे आंसर हमें वहीं पे अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी जो 15 मिनट स्टार्टिंग के होते हैं उसमें हम क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न का एक दिया हुआ है क, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही हो से पहचान कर लिखिए। आपको यहाँ पे 4 पंक्तियां हैं, इसमें से कोई एक चीज सही होगा उसको आपको करना है सही। सेम इसी तरह अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। जिसकी भी हो रामचंद्र शुक्ल जी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव या केदारनाथ सिंह। आप लोग इसका आंसर भी कमेंट में करते जाना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक रचना का लेखक का नाम बताइए। यह अथाह सागर, अर्धनारीश्वर, मेरी असफलताएं, लहरों का सागर। ये अर्धनारीश्वर ना, ये बहुत फेमस बुक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। कह रहा है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा है। और जहां तक मुझे याद है, थोड़ा बहुत, पूरा तो एग्जैक्टली याद नहीं, हम लोग के एग्जाम के टाइम भी ये क्वेश्चंस आते थे। ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में भी आते रहते थे। ठीक है, आगे त्यागपत्र किस विधा की रचना है, किस टाइप के उपन्यास है, कहानी है कि नाटक है, एकांकी है, ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ से प्रश्न 2 शुरू हो जाता है। प्रश्न 2 में क्या कह रहे हैं कि रीति मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। तो ये आपका साहित्य से आ गया। ठीक, यानी साहित्य के को भी यहाँ पे टच किया गया है। फिर कह रहा है छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। जो छायावाद है उसकी 2 प्रवृत्तियों का क्या करना है, आपको उल्लेख करना है। उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो उत्तरायण कृति के रचनाकार का आपका नाम लिखना है। ये तकरीबन आपके कितने 5 मार्क्स के हैं, आप देख सकते हो। 2 मार्क्स यहाँ से, 2 मार्क्स यहाँ से और 1 मार्क्स आपके यहाँ से। तो टोटल आपको 5 मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अब एक गद्य आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जल्दी आपके बुक से ही होता है ये गद्य। कह रहा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। कह रहा है भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले जो भी सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। तो ये आपका पूरा गद्य है, इसको पढ़िएगा। अब उसके बाद गद्य देने के बाद नीचे आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें से आपको प्रश्न पढ़ के ऊपर का जो सारांश वगैरह है या फिर जो प्रश्न है उनका आंसर देना है। तो कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको संदर्भ लिखना है। कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यानी ये जो चीजें रेखांकित की गई हैं इनकी हमें क्या करनी, व्याख्या करनी है। कह रहा है उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों और संप्रदाय के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करने होंगे। इसमें आपको ऑप्शन दिया रहता है, या तो ये करो या तो ये करो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो दूसरा गद्यांश दिया हुआ है। पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें विहंस उठी, भीतर की दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गई और तब उसकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया भी बसा दी गई
पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उस पर लहराती रेखाओं में चित्रों का काया सृज दी। तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं रहती हैं, तो इनके बारे में आपको डिस्कस करना होगा और इनके बारे में लिखना होगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 4 की बात करें तो 4 क्या कह रहा है, प्रश्न 4 क्या कह रहा है ये देखेंगे हम। तो प्रश्न 4 कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये बिल्कुल फिर से साहित्य चला गया, तो आप देख सकते हो ये भी आपके 5 नंबर के हैं। तो यहाँ पे निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण नवजीवन मंडलम मंडल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीवन नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूप वस्त्र बहार कर। तो बड़ी अच्छी कविता है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं, उसमें देखा जाए तो इसमें वीर रस की बात कर रहा है, क्योंकि वीर रस के बारे में ही डिस्कस हो रहा है इसमें। देखो मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो अगर आपको कहीं मैं गलत बताऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, सर यहाँ पे देखिए ये चीज़ नहीं होगा। ठीक है, मोस्ट वेलकम बच्चों, मैं तो स्वागत करता हूँ सभी का कि मैं जहाँ पे गलत करता हूँ आप उसको करेक्ट करो, मुझे उससे खुशी मिलती है, क्योंकि मैं भी अभी लर्निंग पे हूँ, मैं भी चीज़ें सीख रहा हूँ और आप लोग इतने सारे हो, मैं एक दिमाग यूज़ करता हूँ, आप लोग इतने सारे दिमाग यूज़ करते हो, तो कहीं से मेरे से मिस्टेक होती है तो आप लोग प्लीज़ उसको इम्प्रूव करो। ठीक है, मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप 2x स्पीड में देखना। तो अगर आप इस वीडियो को 2x स्पीड में देखोगे तो वीडियो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी और सारी वीडियो आप देख सकोगे। ठीक है, तो अब यहाँ भी एक दिया हुआ सुनी सुंदर वैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्ही समुझाई, कहूँ कछु मुझकाय चली, तुलसी ते ही औसत सोहे सहे सवे, अलौकती लोचन लाहू अली। तो ये तुलसीदास का रचना है, उसमें भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। ठीक है, और उनकी माता जी की बात हो रही है। प्रश्न 5 की बात करें बच्चे, तो यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। ये जीवन परिचय देखो हमेशा आता है, जीवन परिचय हमेशा। आपको एक तरीका बता देता हूँ, अपनी किताब से, ठीक है, स्टार्टिंग के 3 लोगों का और अंतिम से 3 लोगों का जीवन परिचय याद कर लीजिए। ये 6 जीवन परिचय अगर आपको याद हो गया ना, तो समझ लीजिए बिल्कुल आपके ये आपके 3 मार्क्स जो है ना वो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, देखो यहाँ से आपको वो भी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है निम्नलिखित, अब देखो एक चीज़ और, जैसे ये मेरे क्या हो गए, हमारे आदरणीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, मैथिली चरण गुप्त हो गए, महादेवी वर्मा हो गए, सूरदास हो गए, तो इनका तो जीवनी आपको याद होना ही होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसी एक संदर्भ विधि भी व्याख्या कीजिए। तो मेरी हिंदी अच्छी है, सॉरी अच्छी नहीं बोलेंगे, हिंदी गड़बड़ है, और भाई संस्कृत तो माशाअल्लाह है, क्योंकि बच्चों रियली बता रहा हूँ, अब केवल इंग्लिश से पाला है, संस्कृत वगैरह से उतना नहीं हो पाता, तो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे, तो मैं इसको पढ़ने नहीं जा रहा। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ भी इसका हिंदी वगैरह आपको लिखना है। 7वां प्रश्न देख सकते तो कहता है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो कोई ना कोई श्लोक जरूर लिखिएगा आप, जरूरी थोड़ी है कि अगर वो प्रश्न पुस्तक में नहीं है, अगर याद है तो लिख देना, अगर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, अगर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये अनिवार्य संस्कृत, आपकी जो बुक हिंदी वाली होती है ना, उसमें ये अनिवार्य संस्कृत होता है, तो इसमें से केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो कोई भी आप दे सकते हैं, जो भी पिता कस्मात् उच्चतम अस्ति, गृहे सतमित्रम किम अस्ति, लोभेन की वर्धते दुर्मुख का आसीन। अच्छा, लोभेन की वर्धते, लोभ किसको ज़्यादा बढ़ाता है, तो सारी चीज़ें कर सकते हो आप। अब यहाँ देखो प्रश्न 8, अब यहाँ से जो है ना कि ग्रामर का पोर्शन यानी व्याकरण का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। व्याकरण का पोर्शन आपका यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट होने लगता है। तो यहाँ कह रहा है करुण अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। ये फिक्स है, कह सकते हैं ना, हिंदी का जो पेपर होता है एक टाइप का आउट होता है पूरा। यहाँ पे उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए, सोरठा और रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ से क्या है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी 3 के मेल से एक एक शब्द बनाए। उपसर्ग, देखो उपसर्ग क्या होता है, पहले आता है। जैसे यहाँ पे देखो सु है ना, तो सु से आप क्या बना सकते हो, सुगम, सुगम बना सकते हैं हम। ठीक है, और क्या बना सकते हैं, सुगंध बना सकते हैं, सुगंध बना सकते हैं। ठीक है, सुगम, सुगंध, ये सब बन रहा है। प्र से क्या हो गया, प्रभात हो गया।
प्रमुख हो गया, तो हम ये बना सकते हैं। प्रति से क्या हो गया, प्रतिदिन हो गया, ठीक है, प्रतिमान हो गया। देखो हिंदी मेरी भी थोड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है। प्रतिमान हो गया, उप से उपहार हो गया, उपहार हो गया, उपकार हो गया, लेकिन राइटिंग बहुत गंदी हो रही बेटा इसमें, ठीक है, तो कुछ समझना बच्चे, ठीक है। निर से निराशा हो गया, या फिर निर्मल हो गया, निर्मल होगा इसका आधार रहे, निर्मल हो गया, निर्मल हो गया, निर्गम हो गया, निर्गम जिसको कोई गम नहीं। अभी से अभिलाषा हो गया, अभिलाषा हो गया, अभिमान हो गया, अभिमान। देखो मुझे अभी भी कुछ चीज़ें याद है, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। फिर क्या इनके में दो प्रत्ययों में से प्रत्येक एक एक शब्द बनाइए, तो प्रत्यय जो लास्ट में लग जाए, ठीक है, जैसे ना प्रत्यय, तो पन प्रत्यय, एक प्रत्यय, एक ई प्रत्यय, तो बहुत चीज़ें इसी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कह रहा है समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है, तो राधा और कृष्ण सप्तक। देखो एक चीज़ और बता दो, जिसमें संख्या आ जाए, ठीक है, जिसमें संख्या आ जाए वो क्या हो जाता है आपका, वो द्विगु समास ऐसे कुछ है, देखो मुझे याद नहीं बेटा, मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। अब कह रहा तत्सम बताइए, तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। देखो तत्सम की बात करें जो संस्कृत के वर्ड को उठा के ले लिया जाता है, जैसे यहाँ पे मानुष हो गया, ठीक है, ये आपका तद्भव है। बाकी घर हो गया, गांव हो गया, चांद हो गया, ये तत्सम है। देखो बेटा मैं एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे हिंदी उतनी अच्छी आती नहीं, आप लोग बताना क्या है, ठीक है। इसकी बात करें तो कह रहा है कि दो शब्दों में से पर्यायवाची बताइए ईश्वर का, तो ईश्वर का पर्यायवाची किसको नहीं आता, भगवान, भगवान हो गया, और क्या हो गया, ईश्वर का एक तो भगवान हो गया। कृष्ण भी हो जाएगा क्या, नहीं कृष्ण नहीं लिख सकते, ईश्वर का कृष्ण नहीं लिख सकते, बताएगा एक क्या होगा, कमल हो गया, फूल हो गया, जंगल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो बच्चे कह रहे हैं संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए, जो भी इसका संधि विच्छेद करना है उसका नाम लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए हम लोग, अभी जल्दी खत्म होने वाला है, बिल्कुल 2 पेज और बचे हुए हैं। तो कह रहे हैं शब्द को चतुर्थी विभक्ति और द्विवचन का एक रूप लिखिए। मेरे लिए सबसे टफ जो था ना ये यही रहता था, ये मुझे आज तक नहीं याद हुआ, मैंने बहुत मार खाया, सर ने बहुत मारा बेटा, पढ़ ले। हिंदी मेरे से होती नहीं थी, खासकर ये जो संस्कृत का ये सबसे बड़ा पार्ट होता था, ये बेटा ये मेरे से आज भी नहीं होता, मुझसे आज भी ये पूछ लोगे ना तो मैं बता नहीं पाऊंगा, मुझे याद ही नहीं है। घ क्या है, देखो कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, प्रयाग गंगा तटे असित, क्या होगा बताना यार, मुझे नहीं पता, तुम दोनों क्या करते हो। यानी ये एक पेपर का मॉडल है, और ये तो भाई हर साल फिक्स होता है कि आना ही आना है, एक विषय पर निबंध लिखना, वो तो आता ही आता है, वो फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर अपने पठित पाठ खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। तो ये एक बुक आती है, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ रहती है कि आपको क्या पढ़ाया गया है इसमें से, ठीक। तो आप इसमें से किसी एक को उठा के, जैसे हम लोग को जो पढ़ाया गया था वो मेवाड़ मुकुट था, वो पढ़ाया गया था, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ये पूरा दिया हुआ है। और यही क्या होता है, यहीं पे आपका पेपर फिनिश हो जाता है। तो आई होप जितनी चीज़ें मैंने बताई आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि आपका टाइम भी बहुत कीमती है, और इस समय जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो समय की महत्व ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है बच्चों। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जम के पढ़ाई करते रहिए, लेकिन सेफ रहिए, क्योंकि सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेफ नहीं रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो अपने आप को बचा के रखो, ठीक है बच्चों। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हो सकता है कि कुछ यूपी बोर्ड से रिलेटेड कुछ बातें लेकर आऊँ, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतरीन चीज़ें लेकर आता रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए कि जो रिक्वायरमेंट है, जिनकी ज़रूरत है, उनको भी ज़रूरतें पूरी होती रहे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।